जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। हम डिस्कस कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस और इसके पहले मैं 8 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये है पार्ट 9 और आपको इसका पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो टाइमली आपको डिलीवर कर दी जाती हैं और भी जो अदर लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इडियम बताना है। The youth involved in the accident escaped by the skin of his teeth. तो by the skin of his teeth का क्या मतलब होता है? जनरली मेरी आदत है मैं स्टोरीज और चीज़ों को रिलेट करके इडियम्स को याद करवाता हूँ, बट इस पर्टिकुलर इडियम का एज सच कोई स्टोरी नहीं है, बस इसको डायरेक्टली याद कर लो। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब होता है बहुत मुश्किल से अगर किसी चीज़ से आप बचते हैं, उसी को कहा जाता है बाय द स्किन ऑफ हिज या बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ें तो लिखा हुआ है द यूथ इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट एस्केप्ड बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। तो जो युवा था जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, बड़ी मुश्किल से वो बचा। जिसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत मुश्किल से वो बचा, उसी को कहा बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं नहीं इसके लिए भी कोई कहानी दे ही दो, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो जैसे जो हमारे दांत है ना, दांतों के ऊपर कोई स्किन तो होती नहीं है ना के बराबर स्किन होती है, ना क्या नहीं ही होती है, तो ऐसे मान के समझो। तो जब कोई इंसान बहुत बीमार होता है, मतलब इतना बीमार हो जाता है कि उसकी हड्डियों से उसकी स्किन चिपक जाती है, इतना शरीर में मांस खत्म हो जाता है, बस हड्डियाँ हड्डियाँ बचती है और उसके ऊपर बस स्किन का एक लबादा होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो स्किन है वो एकदम हड्डियों से एकदम चिपक गई है, एकदम शरीर में ना के बराबर उसके मांस बचा है। तो वही है कि एकदम बड़ी मुश्किल से वो जिंदा है, बच पा रहा है। वहाँ से ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। आई नो इट्स सिली, बट हाँ, याद करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा आपको। सो बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, बड़ी मुश्किल से, अगर इसको हम देखें तो ऑलवेज टेकिंग डिसीजंस या बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप। अगर ऑप्शन बी देखेंगे, दिस इज द राइट आंसर, बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी सा है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीट अराउंड द बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी और बीट का मतलब होता है पीटना। तो झाड़ी के चारों तरफ पीटने का क्या मतलब हो सकता है? आपने देखा होगा जब आप स्कूल, मतलब आप जब छोटे थे तो गांव में जब खेलते हैं ना, तो आपकी बॉल पता चला कहीं झाड़ियों में चली गई। तो अब जब आप सारे मित्र लोग मिलकर ढूंढने जाते हो तो क्या करते हो? झाड़ियों में इधर उधर बैट या डंडा मारते हो कि कहीं मिल जाए बॉल। एक्चुअल में रखी कहीं और होगी, पड़ी कहीं और होगी बॉल, आप डंडा इधर उधर मारोगे कहीं भी इधर उधर जगहों पे। तो वो क्या होता है, जहाँ पे बॉल अवेलेबल है, जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है, उस जगह पे ना होकर के अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, अनइम्पॉर्टेंट प्लेसेस पे आप ढूंढ रहे हो, इधर उधर डंडे मार रहे हो बॉल को खोजने के लिए। वही होता है बीट अराउंड द बुश। अब ये डेली लाइफ में इन्वॉल्व कैसे होता है हमारी बोलचाल की भाषा में? तो जैसे होता है ना, कुछ लोग बिना मतलब की बातें करते हैं, जो पॉइंट वाली बात होती है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करना होता है, वो ना बोल करके इधर उधर की बातें करना, उसी को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। अब ऑप्शंस में अगर हम देखें, सो टू सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग इन वेन, या फिर टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यही सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो छोड़ के आप बाकी चीज़ें देख रहे हो, है ना, उसी को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेक अ लेग, काफ़ी अच्छा इडियम है। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा जो लिखा हुआ है ना, इससे थोड़ा सा अपोजिट ही मीनिंग होता है इसका। जैसे आप अगर यहाँ पे देखो, ब्रेक अ लेग, ऑप्शंस में क्या क्या है? वर्क लॉन्ग आवर्स, विश समवन बैड लक, स्पीक डायरेक्टली, या फिर विश समवन गुड लक। तो अब आप सोचोगे कि ब्रेक अ लेग, पैर टूटने की बात हो रही है, तो गुड लक तो नहीं ही हो सकता है। बट एक्चुअल में इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुड लक ही है। जब आप किसी को विश करते हो गुड लक, उसी को कहा जाता है गो ब्रेक अ लेग। और ये आता कहाँ से है? जब थिएटर का समय था, बहुत समय पहले, जब थिएटर वगैरह की शुरुआत हुई थी, थिएटर्स में परफॉर्मेंसेज हुआ करती थी, अभी भी होती है, बट उस समय ज़्यादा जब प्रोमिनेंट था ये। तो जब परफॉर्मर जाता था तो उसके आसपास के जो साथ के लोग होते थे उसको विश करते थे, और एक मान्यता थी कि नज़र लग जाएगी, ज़्यादा अच्छा अच्छा बोलोगे तो नज़र लग जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें नेगेटिव पॉइंट डाल दो कि जाओ पैर तोड़ देना, है ना। तो वो ब्रेक ब्रेक अ लेग हो गया, उसका मतलब ये होता था कि जाओ बहुत अच्छा कर देना। एक तो ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी ये हो गई, दूसरा आप रिलेशन ऐसे याद कर सकते हो कि जब पहले परफॉर्मर जब परफॉर्मेंस देता था, तो जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता था, तो जो ऑडियंस में लोग बैठे होते थे ना, जब चेयर पे बैठे होते थे, तो अपने पैरों से ज़मीन पे पटकते थे
और वो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता था, लोग ज़्यादा इंजॉय कर लेते थे, तो जो चेयर होती थी, चेयर के जो लेग्स होते थे वो टूट जाते थे। इतना इंजॉय कर लिया, इतना ओवरवेल्म हो जाते थे ऑडियंस की भाई चेयर ही तोड़ दी। तो वो उसका मतलब होता था कि भाई लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा उन्हें, परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी गई और चेयर टूट गई। तो वो एक तरीके से होता था गुड लक, कि भाई जाओ पैर तोड़ दो, ठीक है। सो ब्रेक अ लेग का मतलब होता है विश समवन गुड लक। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लो अप। ये तो बहुत सिंपल सा है। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्लो योर माइंड्स, अचानक से कोई चीज़ फट जाना, उसी को ब्लो अप कहते हैं। तो टू स्टैंड अपराइट या टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। धमाके से कोई किसी चीज़ को खत्म कर देना, उसी को कहते हैं ब्लो अप। क्वेश्चन नंबर 5, बरी द हैचेट। क्या होता है? हैचेट बोलते हैं कुल्हाड़ी को, और कुल्हाड़ी को दबाना जमीन के नीचे, इसका क्या सेंस हो सकता है? देखो, कुल्हाड़ी है, ठीक है, अब दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, ठीक, कुल्हाड़ी से लड़ रहे हैं और मारपीट हो रही है, भयंकर मार हो गया। अब उन दोनों के बीच में सुलह कराना है तो क्या करोगे? हथियार डलवा दोगे। यानी कि जिस कुल्हाड़ी से लड़ रहे हैं ना, उसको जमीन में दबा दो, तो क्या हो जाएगा? लड़ाई बंद हो जाएगी, शांति स्थापित हो जाएगी। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है भाई कुल्हाड़ी दबा दी, लड़ाई समाप्त हो गई, अब शांति की स्थापना हो चुकी है, उसी को कहते हैं बरी द हैचेट। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, कुल्हाड़ी को यहाँ से ऐसे समझो कि कोई हथियार है, हथियार आपने जमीन में गाड़ दिए, तो अब क्या होगा? हथियार होगा नहीं तो आप लड़ाई करोगे नहीं, लड़ाई करोगे नहीं तो शांति की स्थापना हो जाएगी। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है, राइट आंसर इज मेक पीस, शांति की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 6, बैंग ऑफ द बक। एक्चुअली में देखो, एक थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, बैंग ऑफ द बक नहीं होगा, ये ऑफ नहीं है, बैंक ऑफ की जगह पे होगा बैंक फॉर द बक। अच्छा देखो, बैंग का मतलब होता है कोई चीज़ धमाका होना, जैसे आपने सुना होगा बिग बैंग, तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था कि एक सिंगल एटम से संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्भव हुआ, उसी को बिग बैंग कहते हैं। तो बैंग का मतलब होता है बेसिकली बहुत तेज़ी से किसी चीज़ पे चोट मारना, उसको भी कहते हैं बैंग। और बक बेसिकली जो वेस्टर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे, खास करके अमेरिका वगैरह में जो डॉलर चलता है उसको बक भी बोलते हैं ना। कितने बक का दिया, हाउ मच बक्स, तो मनी को बक बोलते हैं। अब देखो, धमाके के लिए पैसा, ऐसे कुछ सेंस निकल के आ रहा है। आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी बचपन में, जब हम लोग छोटे थे, गांव में होता था, गांव के लोग बोलते थे भैया कोई मार धाड़ वाली मूवी लगाना, मतलब एक्शन पसंद होता था उन्हें, जिसमें खूब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है। आजकल भी वैसा ही है, एक्शन लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कई लोग। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एवेंजर्स की जो मूवीज़ है उसमें खूब सारा डिस्ट्रक्शन होता है, एक्शन होता है, धमाके होते हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लोग देखते हैं तो बोलते हैं भाई साहब पैसा वसूल मटेरियल था ये। तो बैंग फॉर द बक का मतलब ही होता है कोई आपके पैसे की सही वैल्यू निकल के आना, पैसा वसूल होना, उसी को बैंग फॉर द बक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है? अ सॉरोफुल हार्ट, डैश अगेंस्ट समथिंग। अच्छा, डैश का भी मतलब होता है अचानक से जोर से टकरा जाना किसी चीज़ पे, उसी को डैश कहते हैं। लेस वैल्यू फॉर मनी या फिर मोर वैल्यू फॉर मनी, तो मैंने समझाया ना कि क्यों होगा मोर वैल्यू फॉर मनी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज। एनोमली का मतलब होता है एबनॉर्मेलिटीज, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। तो इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज, द फाइनेंस मैनेजर विल बी ब्रॉट टू बुक। ये वाली इडियम मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ब्रॉट टू बुक, ये ब्रिंग टू बुक का ही सेकंड फॉर्म है, ब्रॉट, है ना, ब्रॉट टू बुक। तो मैंने बताया था ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को सजा सुनाना, उसको कानून की किताब तक लेकर के आना, फिर उसको सजा सुनाई जाती है उसी कानून की किताब से, तो उस पुस्तक तक लेकर के आना, उसी को कहते हैं सजा सुनाना या ब्रिंग टू द बुक। अब ब्रिंग टू द बुक का ही सेकंड फॉर्म है ब्रॉट टू द बुक। सो इफ द ऑडिट रिपोर्ट शोज एनोमलीज, अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ दिखती है तो जिम्मेदार कौन होगा भाई साहब? फाइनेंस मैनेजर, यानी कि वो जिम्मेदार होगा, उसको सजा सुनाई जाएगी, वही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ऑप्शंस में क्या क्या है? गिवन अ प्रमोशन, हेल्ड अकाउंटेबल, सपोर्टेड फुली या फिर रिवॉर्डेड सुटेबली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्ड अकाउंटेबल, यानी कि उसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका क्या मतलब होता है? देखो, लीप होता है ना उछाल को, जैसे जो मेंढक उछल के चलता है ना, उसी को लीप कहते हैं। बाउंड भी एक तरीके की रनिंग होता है जिसमें तेज दौड़ते हैं, उछल के चलते हैं, उसी को बाउंड बोलते हैं। अच्छा, जब आप उछल के चल रहे हो और तेज चल रहे हो तो आप क्या होगा? जल्दी से किसी जगह पे पहुंचोगे ना, यानी कि फास्ट काम कर रहे हो आप,
उछल कूद के चल रहे हो, आप जहाँ पे नॉर्मल वॉक करनी चाहिए वहाँ पे आप उछल के दौड़ के चल रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा तेज चल रहे हो। तो वही होता है इसका मतलब, क्या, एट अ रैपिड पेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है एट अ रैपिड पेस, यानी कि बहुत तेजी से। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है कैसे, बहुत तेजी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है देयर वॉज नो वन इन द टीम हु कुड बिल्ड द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रुथ। क्या मतलब हो सकता है, देखो भाई साहब, एक बार चूहों में हो गई बैठक, और उन्होंने कहा देखो यार ये बिल्ली आती है और हम में से उठा के लेके चली जाती है, खा लेती है, हमारी तो जनसंख्या हो जाएगी कम, ऐसे तो हम बचेंगे ही नहीं। तो फिर उनकी कमेटी बैठती है, वो बोलते हैं कि देखो एक काम करते हैं, उनमें से कोई बुजुर्ग और समझदार चूहा निकल के आता है, वो कहता है देखो एक काम करते हैं, हम में से कोई एक जाएगा और बिल्ली के गले गले में बांध देगा घंटी। उससे क्या होगा, बिल्ली जब आएगी हमें पता चल जाएगा और हम बच जाएंगे, भाग लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि भाई साहब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि जो बांधने जाएगा बिल्ली उसको खत्म कर देगी, तो अंततः ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो ये मतलब क्या, यहाँ से क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि कोई असंभव कार्य, बिल्ली के गले में घंटी बांधना चूहों के लिए असंभव कार्य है। तो बिल्ड द कैट का मतलब होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, एन इम्पॉसिबल टास्क। ऑप्शंस में देखते हैं, तो वैसे अगर इस सेंटेंस को देखें, देयर वाज नो वन इन द टीम हु कुड बिल्ड द कैट एंड टेल द प्रोड्यूसर द ट्रुथ। उस पूरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये खतरा उठा सकता और प्रोड्यूसर को सच बता सकता। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, टेम सम एनिमल्स, वॉर्न द ऑनर्स, डू द इम्पॉसिबल टास्क, या फिर रिंग द बेल्स रेगुलरली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डू द इम्पॉसिबल टास्क। अच्छा, टेम का मतलब होता है काबू में करना है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है माई ब्लड बॉइल्स व्हेन आई हियर पीपल अब्यूज चिल्ड्रन। मेरा खून खौल जाता है जब लोगों को मैं देखता हूँ जब वो बच्चों को गाली देते हैं। तो भैया सिंपल सा है, खून खौलना क्या होता है, जब आदमी को गुस्सा आता है तभी कहता है मेरा खून खौल उठा। तो वही है भैया, गुस्सा आना उसी को कहते हैं माई ब्लड बॉइल, उसी का मतलब है इडियम। सो ऑप्शंस में अगर हम देखें, सो टू बी वेरी कंट्रोल्ड, टू बी वेरी कंसर्न, टू बी वेरी एंग्री, यही एक सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको पता है क्या करना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है कमेंट बॉक्स में, अगर कोई सुझाव हो सलाह हो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।